खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? सिद्धांत, आप सबका स्वागत है। हम लोग उन्हीं परिस्थितियों के बीच हैं, बस धीमे धीमे चीजें उबरने की, सुधारने की कोशिश चल रही है। कुछ जगह से थोड़ी चीजें बेहतर होने की उम्मीद की सूचनाएं आ रही हैं, परिस्थितियां नियंत्रित होने पर कई जगह सिस्टम पूरी तरह टूटा हुआ है, पूरी तरह कोलैप्स किया हुआ है। अब ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर थोड़ा बहुत सक्रियता दिखाई दे रही है। तो अब आर्थिक चिंताएं, नौकरियां, रोजगार, पैसा, ये सारी चिंताएं धीमे धीमे वापस लौटना शुरू कर रही हैं। तो अब इन चीजों के इर्द गिर्द ही आज बात करेंगे। थोड़ा सा फैला हुआ पर्सपेक्टिव है हमारा। हम 2-4 दिनों से वैक्सीन का कामकाज, उसके अर्थशास्त्र पर बातचीत कर रहे थे। आज इकोनॉमी पर थोड़ा और बारीकी से देखना चाहते हैं। तो पहली रिपोर्ट है, मिंट में छपी है, वो विवेक कौल ने लिखी है। वो जो मार्केट में कैश है, कैश को लेकर एक काफी ज्यादा रोचक छवि पेश करती है, जिस पे आप ध्यान देना चाहेंगे। और दूसरी खबर है बैड बैंक को लेकर। बैड बैंक मतलब बैंकों का जो एनपीए हो गए अकाउंट थे, जो लोन कभी लौट कर नहीं आएगा, उसको लेकर बैंकों निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा था कि साहब एक बैड बैंक बनेगा, और वो बैड बैंक बनेगा लेकिन एक कैविएट के साथ बनेगा। तो इस पे बातचीत है। अंशुमान जी, पहले कैश इन सर्कुलेशन की बात। 2 दशक में, वो रिपोर्ट कहती है कि 2 दशक में सबसे ज्यादा कैश इन सर्कुलेशन आ चुका है मार्केट में। हाँ, और अभी इस एपिसोड को शूट करने के पहले आप बता रहे थे कि सर्कुलेशन में भी कैश बढ़ा है और बैंकों में डिपॉजिट भी बढ़ गया है। हाँ। क्या, क्यों हुआ, क्यों ऐसा? और दूसरा, इसका ये अगर ये आगे रहा तो आगे के प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे इसको लेके? सिद्धांत, पहले हम मोटा मोटा आंकड़ा समझ लेते हैं ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि हुआ क्या है। कैश इन सर्कुलेशन को, या जो नकदी बाजार में होती है, जो हमारे हाथ में है, हमारे जेब में है या सिस्टम में है, उसे जीडीपी के अनुपात में नापा जाता है कि भारत की जीडीपी का क्या आकार है, उस अनुपात में उसे नापा जाता है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन पिछले साल मार्च में 12% पर थी, जो 14.6% पर आ गई, यानी करीब करीब 2.6% की बढ़ोतरी है। और ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है। भारत में इतनी नकदी कभी सिस्टम में नहीं रही थी जीडीपी की तुलना में। अब ये करेंसी इन सर्कुलेशन जीडीपी के उस स्टैंडर्ड पैमाने पर है जो कॉन्ट्रैक्शन के बिना था। अगर आप जो पिछले साल अर्थव्यवस्था में सिकुड़न आई है, या जो अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट हुई है, अगर उसे जोड़ लें तो करेंसी इन सर्कुलेशन और ज्यादा हो जाता है। इसका सीधा संकेत एक ये है, और इसके साथ चूंकि बैंकों में जमा भी बढ़ा है, इसका सीधा संकेत है कि एक तो लोगों ने पैसे हाथ में निकाल कर अपने रख लिए हैं, संकट और अनिश्चितता के डर से कि पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, कौन सी बीमारी, कौन सी इमरजेंसी, कौन सी अर्जेंसी आ जाए, वो पैसा ले रखा है। दूसरी चीज है कि जो भी थोड़ी बहुत बचते हैं, उन्हें बैंकों में बढ़ाकर सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ने के साथ अगर खपत ना बढ़े, करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ने के साथ अगर मांग ना बढ़े, करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ने के साथ अगर लोग जरूरी चीजों की खरीदारी ना करें, खाने पर, पीने पर, कपड़ों पर, कार पर, मकान पर खर्च ना करें, तो ये इन्फ्लेशनरी होता है, महंगाई बढ़ाने वाला होता है। और इसलिए कल हमने आपसे चर्चा की थी कि रिजर्व बैंक ने कहा कि महंगाई बढ़ने वाली है। तो एक पहलू तो ये है कि लोग अनिश्चितता में है, डर में है, भय में है, तो वो नकदी अपने हाथ में होल्ड करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। दूसरा पहलू यह है कि रिजर्व बैंक ने बड़े पैमाने पर बाजार में परोक्ष रूप से तरलता बढ़ाने की कोशिश की है, बैंकों को पैसा देने की कोशिश की है, सरकार के कर्ज कार्यक्रम में पैसा देने की कोशिश की है। तो जो मॉनेटरी सप्लाई है, यानी एक तो जो करेंसी इन सर्कुलेशन, और दूसरा जो बैंकों में सरकार के बॉन्ड के जरिए या कर्ज के जरिए सर्कुलेशन होता है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था मॉनेटरी सप्लाई के मामले में अपने पीक पर बैठी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में दोनों पाइपलाइंस में खूब पूंजी या खूब पैसा बह रहा है, पर इसका बिल्कुल स्टार्क अपोजिट है, इसका बिल्कुल उलट या बिल्कुल प्रतिगामी पिक्चर हमको इकोनॉमी में दिखाई देता है, अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है, जहां मांग
पिछले 10-12 साल के लोएस्ट लेवल पर है। खरीदारी बिल्कुल नहीं हो रही है। कंज्यूमर मांग जो भारतीय जीडीपी का 60% हिस्सा रखती है, उसमें बुरी तरह गिरावट है। ये ढांचा है जो हमें दिखाई देता है करेंसी सर्कुलेशन के साथ। प्रोस्पेक्ट क्या हो सकते हैं इसके आगे? दो प्रोस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज तो ये कि जब तक अर्थव्यवस्था में चीजें बेहतर नहीं होती, डिमांड नहीं लौटती, लोगों को नौकरी रोजगार की गारंटी नहीं मिलती, और दूसरी चीज जब तक ये कोविड का कहर खत्म नहीं होता जो बढ़ता जा रहा है, तब तक लोग असुरक्षित महसूस करेंगे, अनिश्चित महसूस करेंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं कि कोविड के दूसरे कहर के बाद नौकरियों का क्या होगा, कितनी कंपनियां सरवाइव करेंगे, क्योंकि अभी पहले दौर के ही असर से हम जूझ रहे हैं, हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो अभी आने वाले 3 या 4 महीनों में, 6 महीनों में भारतीय बाजार में डिमांड आने की संभावना नहीं है। केवल मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ने का तो चांस है, दवाओं पर, इस पर खर्च बढ़ने का चांस है। बाकी जो बेटर डेज की, जो गुड डेज की, जो अच्छे दिनों की खरीदारी होती है या अपनी जिंदगी को बेहतर करने की खरीदारी होती, उसमें कोई बढ़ोतरी की संभावना नहीं। तो करेंसी सर्कुलेशन बाजार में हाई भी बना रहेगा, इसका स्तर भी ऊंचा बना रहेगा, और लोगों के हाथ में लोग अपने पैसा होल्ड करके रखेंगे। हमने पिछले साल भी देखा था कि जब रिकवरी की घोषणा की गई थी, या कहा गया था कि रिकवरी शुरू हो गई है सितंबर के बाद भी, तब भी कंज्यूमर डिमांड नहीं आई थी, खरीदारी नहीं आई थी। जो डिमांड आई थी वो पेंटअप डिमांड थी, यानी जो मंदी शुरू होने से पहले जिन लोगों ने कारें वगैरह बुक करा रखी थी, उन्होंने खरीदारी की थी। उस दौरान भी हमने खर्चा पानी में सिद्धांत डिस्कस किया था कि केवल ग्रोसरीज की डिमांड बढ़ रही है, आई है, खाने पीने की चीजें, जरूरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चीजें हैं। तो अभी हमको जब तक डिमांड की स्थिति अच्छी नहीं होती, इकोनॉमी मंदी से बाहर नहीं निकलती, तब तक ये पैसा हाथ में ही लोग रखेंगे। अगली खबर अंशुमान जी बैड बैंक से जुड़ी हुई है। बैड बैंक को स्थापित करने की चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, कई बार खर्चा पानी में हम लोग इस पर बातचीत कर चुके हैं। अब बैड बैंक स्थापित होगा, और एक इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है जो मैं पढ़ रहा था कि बैड बैंक से कैविएट के साथ प्रकाश में आएगा। वो कैविएट क्या होगा, किस तरीके से उसे प्रकाश में लाया जाएगा, इन सब चीजों पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं। अंशुमान जी, बैड बैंक क्या है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम इसको रिमाइंड करा दें कि बैड बैंक अपने आप में एक एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी होगी। बैड बैंक उसका चर्चित नाम है, पर वो अपने तरह की एआरसी होगी, जो सरकारी और निजी बैंकों के ऐसे कर्ज जो वसूल नहीं पाए, वो जिन्हें उन्होंने एनपीए या डिक्लेयर कर दिया, बट्टे खाते में तो नहीं डाला, उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर दिया, या उन्हें फंसे हुए कर्जों में मार्क कर दिया, और उनके बदले बैंकों को अपने खातों में प्रोविजनिंग करनी पड़ी, यानी जितना नुकसान उसमें होना था, उस नुकसान के लिए अपनी पूंजी लगानी पड़ी। उन कर्जों को खरीदने के लिए यह कंपनी बनाई गई है, जिसे हम बैड बैंक कह रहे हैं। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन इसे बना रहा है सारे बैंकों के साथ मिलाकर। अभी तक सरकार ने इसका पूरा ढांचा स्पष्ट नहीं किया था, ये नहीं बताया था कि होगा क्या। हम लोगों ने कई बार चर्चा की थी कि इसके बारे में कई सारे ऑप्शन चल रहे हैं। अब कुछ खबरें छनकर बाहर निकल रही हैं इस कोविड की महामारी के बीच में। तो पहली चीज तो ये निकल रही है कि इस एआरसी को या एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को या बैड बैंक को सरकार की सॉवरेन गारंटी मिलेगी। मतलब अभी तक इससे पहले इस प्रजाति की जो भी कंपनियां थी या इस तरीके का काम करने वाली जो भी कंपनियां थी, भारत में एआरसीज पहले भी रही हैं, कई सारी प्राइवेट एआरसीज रही हैं, पर उन्हें सरकार की गारंटी नहीं मिली थी। इसे सरकार की सॉवरेन गारंटी मिले, यानी ये सरकार से समर्थित, सरकार से पोषित और सरकार से गारंटी शुदा बैड बैंक होगा जो एनपीएस की रिस्ट्रक्चरिंग करेगा। दूसरी चीज है कि सरकार ने इसमें शर्तें रखी है कि गारंटी केवल उतनी ही एसेट पर मिलेगी जितनी एसेट का नुकसान ये कंपनी उठाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये कंपनी एक बैंक से, XYG बैंक से 1000 रुपए के फंसे हुए कर्ज खरीदती है और उसमें इसे 20% का नुकसान होता है, यानी 800 रुपए ये वसूल पाती है और 200 रुपए इसके डूब जाते हैं उस वसूली में। तो जो डूबा हुआ 200 रुपए होगा उस पे नुकसान की गारंटी सरकार लेगी। ये राइडर इसके साथ या शर्त इसमें आई है। और शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कि करीब 3 लाख करोड़ की एसेट्स, 3 लाख करोड़ के एनपीए, 3 लाख करोड़ के फंसे हुए कर्ज इस बैड बैंक को ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसी 80 एसेट्स, ऐसे 80 अकाउंट आप मान सकते हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया, जिन्हें दिया जाएगा। वो किस बैंक के होंगे ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत में 3 लाख करोड़ का टारगेट इसे दिया जाएगा, जो 3 लाख करोड़ की रिकवरी करे, इसकी रिस्ट्रक्चर करे, इसे बेचे, उसकी नीलामी करे।
80% से ज्यादा अगर कोई लोन लिया जाता है तो 80% से ज्यादा का होगा तो शायद उसे सरकार से कोई गारंटी नहीं मिलेगी। तो अभी हम इस स्थिति में हैं कि ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। 3 लाख करोड़ में से बैड बैंक कितने कर्ज वसूल पाता है, कितनी संपत्तियां बेचकर पैसा जुटा पाता है, कब तक ये प्रोसेस पूरा होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। और सिद्धांत ये बहुत बड़ा फैसला है। मतलब कोविड की इस पूरी चीजों के बीच में हमें समझना जरूरी कि भारत में एनपीए की समस्या खत्म करने की आखिरी और अंतिम सबसे बड़ी कोशिश है। ओके, अच्छा अंशुमान जी, बताइए। हाँ, अगर एआरसी और बैड या ये बैड बैंक जो भी कहें, अगर ये एक निर्धारित समय के भीतर वसूली नहीं कर पाए या फंसे हुए कर्जों को वसूल नहीं पाए या जो कर्जदार हैं उनकी संपत्तियां बेचकर पैसे नहीं चुका पाए, तो फिर एनपीए को लेकर बहुत ज्यादा विकल्प बचेंगे नहीं हमारे पास। अच्छा अंशुमान जी, ये मैं जो जिस बात के लिए बीच में बोलने जा रहा था वो यही था कि अगर ये फलीभूत नहीं होता है तो दिक्कत क्या होगी, इसका जवाब आपने दे ही दिया। अच्छा अंशुमान जी, कॉन्ट्रैक्शंस को लेकर काफी प्रोजेक्शंस आए हैं, चलते चलते इस बात पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस को लेकर प्रोजेक्शन आने लगे हैं कि 2021-22 का पहला क्वार्टर किस तरफ जाएगा। पहला प्रोजेक्शन हमारे पास आ गया है, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि हमने कहा भी था कि अप्रैल के अंत तक होते होते शायद पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के कॉन्ट्रैक्ट होने के या सिकुड़ने के या जीरो से नीचे ग्रोथ जाने के संकेत आने लगेंगे, जो परिस्थिति हमको पूरे सिस्टम में कोविड के असर के कारण दिखाई दे रही है। तो नोमुरा ने कहा है कि पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में -1.5% की ग्रोथ रेट हो सकती है, यानी शून्य से नीचे 1.5% पे जा सकती है। और अभी किसी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया। और नोमुरा ने यह भी कहा है कि ये जो प्रोजेक्शन है ये और खराब भी हो सकता है, यानी इसमें डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी, इसमें डाउनवर्ड अमेंडमेंट की या रिवीजन की संभावना है, यानी ये 1.5 से -2, -2.5 भी हो सकता है। तो अब एजेंसियों ने पहली तिमाही के बारे में अपनी राय बनाना शुरू कर दिया है। पहली तिमाही वो सबसे महत्वपूर्ण तिमाही थी जहां हमें उम्मीद थी कि पिछले साल की तुलना में इस साल रिकवरी दिखाई देगी। में ध्यान रहेगा कि पहली तिमाही में पिछले साल -24% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था जब फुल लॉकडाउन था। तो अभी तो पार्शियल लॉकडाउन है, थोड़ा लॉकडाउन है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन के संकेत आने लगे हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में और भी एजेंसियां इस बारे में बोलेंगी, तब हमें पता चलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पहली तिमाही कैसी रहने वाली है। और खर्चा पानी में चलते चलते अंशुमान जी, कई सारे लोगों के सवाल मेरे इनबॉक्स में आए हुए हैं, कल एपिसोड पर भी कमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि शेयर मार्केट में इतनी तेजी क्यों दिखाई दे रही है, जबकि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन की खबरें हम डिस्कस कर चुके हैं, तमाम सब कुछ इतना ज्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं दिख रहा है, तो शेयर मार्केट क्यों पागल हुआ जा रहा है? ये बड़ा विद्रूप स्थिति है सिद्धांत। विद्रूप में इसलिए कहूंगा कि ये विसंगति नहीं है, विसंगति तो हम असंगतियां तो अर्थव्यवस्था में देखते हैं। विद्रूप की स्थिति है कि जब भारत के अधिकांश लोग दम सांस बचाने के लिए अपने आप को इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने के लिए ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, काम धाम सब बंद हैं। इस बार तो लॉकडाउन भी नहीं, लोग अपने आप ही सारा काम बंद किए घर में बैठे हैं भय के कारण। अब अभूतपूर्व पैनिक है चारों तरफ। उस समय भारतीय शेयर बाजार बढ़ोतरी के रिकॉर्ड बना रहा है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बहुत अच्छी खबर है, पर आमतौर पर इससे दो चीजें जाहिर होती हैं। इसके तकनीकी कारण पर अभी हम आएंगे कि क्यों बढ़ रहा है, पर जो इसका मैक्रो पिक्चर है, जो सामान्य लोगों की समझ में आने वाला पिक्चर है, उनको लगता है कि इसे भारतीय शेयर बाजार भारतीय जीवन से, अर्थव्यवस्था तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनजीवन की वास्तविकता से भी कोई रिश्ता नहीं रखता। भारत जब अपने ताजा इतिहास की सबसे भयानक संकट में फंसा हुआ है, तो भारतीय शेयर बाजार में निवेशक पैसे पे पैसा कमाते जा रहे हैं, इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। ये विद्रूपता है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और ये विद्रूपता हमेशा हमें बाजारों और उसके बीच में दिखाई देती। अब हम इस वजह पर आते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ क्यों दिखाई दे रही है या स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी क्यों दिखाई दे रही है। मंदी के दिनों में स्टॉक मार्केट दो ही परिस्थितियों में बढ़ता है। एक, जब बाजार में निवेश के विकल्प कम हो, पूंजी ज्यादा हो, और दूसरी चीज ये कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ने के कारण कुछ खास कंपनियों और कुछ खास सेक्टर्स को बढ़ोतरी मिलती है। तो अगर हम बाजार की मौजूदा स्थिति देखें सिद्धांत, तो 3-4 सेक्टर हैं जिनमें सारी तेजी सिमटी हुई है। ज्यादातर चूंकि भारत में बाकी एसेट्स, चाहे वो रियल एस्टेट हो, उसमें कोई पैसा नहीं लगा सकता, इस समय डूबा हुआ है। गोल्ड में उतना डिमांड नहीं है, बाकी सारी एसेट्स टूटी हुई हैं। तो जो लोगों की बचत मौजूद है हाथ में वो बचत लेकर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में।
फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा सा इफी हैं, इधर उधर हैं, कभी इन्वेस्ट करते हैं कभी निकालते हैं, लेकिन जो उत्साह दिख रहा है वो उत्साह बाजार के व्यापक आधार पर नहीं है, छोटे से हिस्से में है, ब्रॉड बेस्ड नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई विकल्प नहीं है निवेश का, तो एक मार्केट है, उस मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है उससे वो पैसा बनाने की, निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये विसंगति है, ये विद्रूपता है कि हम एक तरफ सुबह भारत में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा पढ़ते हैं और दूसरी तरफ भारत में शेयर बाजार की बढ़ोतरी का आंकड़ा पढ़ते हैं, और दोनों को संभाल पाना, पचा पाना और बर्दाश्त एडजस्ट कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। पर वास्तविकताएं इतनी ही खरी और इतनी ही विसंगतिपूर्ण होती हैं। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।